हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल नहीं परसों अपने ये जो क्वेश्चन पेपर है एनआरएससी का, इसके अपने क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए थे 20। कल के दिन में जो 20 क्वेश्चन आए थे, 20 से लेकर 40 क्वेश्चन तक, वो क्वेश्चन किसी और एग्जाम पेपर के थे। पर कोई दिक्कत नहीं, अपने इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन करने हैं तो 20 क्वेश्चन मान लेना। आज अपने 21 से 40 क्वेश्चन तक करेंगे। ओके। एंड किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके। वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर अपने पास है 21 नंबर का। 21, प्रवाहकत्व इकाई के लिए प्रतीक क्या है? सिंबल्स फॉर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सस्पेंटेंस एंड एडमिटेंस। तीनों के लिए अपने पास जो होता है यूनिट वो होती है महो। एंड रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस के लिए रहता है ओम अपने पास। ओके। महो रहता है कंडक्टेंस, सस्पेंटेंस एंड एडमिटेंस के लिए महो। एंड रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस के लिए ओम रहता है अपने पास। ओके। एंड प्रवाहकत्व के लिए पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अपने पास रेजिस्टेंस के लिए या रिएक्टेंस के लिए या इम्पीडेंस के लिए जो लिखेंगे ओम लिखेंगे। एफ जो है देखेंगे यूनिट आएगी तो कोई। 22 नंबर क्वेश्चन, धारिता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस? तो अपने पास जो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस आपको लिख दिया ऊपर, ये अपने पास ओम की रहती है। फेरड ये कैपेसिटेंस का होता है, कैपेसिटेंस का होता है। हेनरी अपने पास इंडक्टेंस का रहता है, इंडक्टेंस का। एम्पियर्स अपने पास इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा का रहता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को या आवेशों के प्रवाह की दर, ओके, विद्युत धारा कहते हैं। एंड इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन रहेगा अपने पास बी। इतने ज़्यादा नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है तो अपने आराम से कर रहे हैं इनको। वितरक ट्रांसफार्मर का माध्यमिक घुमाव किस विन्यास में है? सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अर्थिंग की इसके अंदर अपने पास रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसीलिए स्टार में कनेक्ट करते हैं। स्टार अपने को नेचुरल स्टार कनेक्शन मिलता है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर, सेकेंडरी वाइंडिंग पूछा है तो स्टार डेल्टा ये तो कर नहीं सकते। ओके। ऑप्शन नंबर बी कर देंगे अपने, स्टार के अंदर कनेक्ट किया जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन में अपने पास स्टार से अगर डेल्टा पूछता तो ये अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता। एंड डेल्टा बाय स्टार रहता तो ये अपने पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता। ओके। स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज जो रहती है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना या 1.732 गुना अधिक रहता है। और लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होता है। बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में कोई भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करता। एंड डेल्टा के लिए लाइन करंट फेज करंट के इक्वल रहता है और लाइन द्वारा फेज करंट से √3 गुना अधिक रहती है। स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री से लीड करता है, डेल्टा में लेग करता है। ओके। एंड 24 नंबर क्वेश्चन, कंडक्टर का गुण क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, शून्य के करीब प्रतिरोध होता है कंडक्टर का, मध्यम प्रतिरोध होता है या उच्च प्रतिरोध होता है, या पूरी तरह से प्रवाह को रोकता है, कंप्लीटली ब्लॉक करंट। तो कंप्लीटली ब्लॉक करेगा तो ये अपने पास कार्य रहता है इंसुलेटर का। एंड हाई जो रेजिस्टेंस होता है तो ये अपने पास कंडक्टर नहीं हो सकता जिसके अंदर हाई इंपेडेंस या रेजिस्टेंस माने तो इसके अंदर जो उच्च मान का रेजिस्टेंस रहता है ये 100 किलो ओम, और 100 किलो ओम से ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 100 किलो ओम से ज्यादा। अगर अपने पास क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस किस कैटेगरी का है तो अपने मध्यम मान का करेंगे। ओके। एंड 100 किलो ओम से अधिक लिखेंगे इसके अंदर उच्च मान का है।
एंड मध्यम मान का जो रेजिस्टेंस रहता है ये अपने पास 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम के मध्य होगा। एंड वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, सब्सटीट्यूशन मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सीरीज ओम मीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। शून्य के करीब ऑफर्स नियर जीरो रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंडक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या है? फॉर्मूलाज ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो रेजिस्टेंस के लिए अपने नॉर्मली लिखते हैं रो गुणा एल डिवाइड बाई एरिया, ये अपने पास रेजिस्टिविटी है। एंड एल अपने पास लेंथ और एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है। रो गुणा एल डिवाइड बाई एरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने पास। ओके, ओम में रहता है। यदि तीन प्रतिरोध 4, 6, 12 ओम के समांतर में हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? काफी बार आपको बता चुका हूं कि जो अपने पास सीरीज में रहता है, सीरीज में सबसे अधिक मान का रेजिस्टेंस होता है, उससे भी अधिक मान का रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। एंड पैरेलल में सबसे मिनिमम मान का, सबसे कम मान का जो रेजिस्टेंस होता है, उससे भी अपने पास कम मान का रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। ओके, एंड सीरीज एंड पैरेलल में कुछ देख लेते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो V1 प्लस V2 के इक्वल अपने पास वोल्टेज रहती है। जिस प्रकार सीरीज सर्किट है, दो एलिमेंट लगे हुए हैं, तो पहले एलिमेंट के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और सेकंड एलिमेंट के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, दोनों का योग अप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा। ओके, एंड पैरेलल्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि हर एक अप्लाई वोल्टेज, प्रथम रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप, सेकंड रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल रहता है, चाहे तीन लगे हों, चाहे चार, या इन्फिनिटी टाइम तक माने अपने। सीरीज के अंदर टोटल करंट की बात करें या लोड करंट, तो वो I1 इज इक्वल टू I2 रहता है। ओके, सीरीज के अंदर एक पाथ रहता है अपने पास, पहले टर्मिनल का सेकंड सिरा और सेकंड रेजिस्टेंस का प्रथम सिरा, इस प्रकार से कंटिन्यूसली आगे जोड़ते जाते हैं। एंड करंट फ्लो करने के लिए एक ही पाथ रहता है, तो लोड करंट या प्रथम रेजिस्टेंस के अंदर से प्रवाहित करंट या सेकंड प्रतिरोध में प्रवाहित करंट की वैल्यू देखें तो वो हर एक वैल्यू इक्वल होती है। एंड पैरेलल्स के लिए अपने पास IT जो रहता है I1 प्लस I2 अपने पास लोड करंट रहता है। ओके, यहाँ पर RT रेजिस्टेंस करें तो R1 प्लस R2 रहता है। एंड पैरेलल के लिए फॉर्मूला लिखें तो 1 में RT इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2। डायरेक्टली RT के अंदर लिखना चाहें तो 1 R1 प्लस 1 R2 के इक्वल अपने पास रेजिस्टेंस रहता है। आप वीडियो को पॉज करके हाथों हाथ समझते रहना, बाकी नॉर्मल बात है ये। तो LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M लिखेंगे। यहाँ पर L1 जो है, अगर प्रथम अपने पास कॉइल है उसका इंडक्टेंस, और L2 जो है सेकंड कॉइल का इंडक्टेंस रहेगा अपने पास। M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है वो होता है। एंड अपने पास सहयोगी स्वभाव का होगा तो प्लस लिखेंगे, असहयोगी के अंदर माइनस लिखेंगे। एंड पैरेलल्स के लिए 1 में LT, चलो डायरेक्टली LT के अंदर वैल्यू लिखते हैं, टोटल इंडक्टेंस तो L1 मल्टीप्लाई L2 माइनस M स्क्वेयर अपॉन में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M रहेगा। L1 प्रथम कॉइल का इंडक्टेंस, L2 सेकंड कॉइल का, M म्यूचुअल इंडक्टेंस, अपॉन में ये प्लस माइनस लिखा है, प्लस असहयोगी स्वभाव का होगा उस कंडीशन में, सहयोगी स्वभाव का होने पर नेगेटिव लेंगे। इतना थोड़ा गौर फरमाना आप। ओके, एंड टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में देखें 1/CT इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। एंड CT टोटल लिखें तो 1/1C1 प्लस 1/1C2। एंड पैरेलल्स के लिए CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 रहेगा। ओके, ये कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, धारा जो लिखी है ये सीरीज एंड पैरेलल्स के मध्य संबंध है, न कि रेजिस्टेंस के ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, तो अभी अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
तो अपने इसके अंदर 4, 6 और 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर 1/RT इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 एंड एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 12। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रहता है। 4 के द्वारा 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास सेम वैल्यू रहेगी। 6 को करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही मिलेगा और 12 को करेंगे 1। 3 2 5 और 1 6 यानी कि 1/RT इज इक्वल्स टू 6/12। तो यहाँ पर RT को ऊपर लेके जाएंगे तो इस कंडीशन में 12/6 रहेगा। तो 2 ओम का अपने पास टोटल रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर दो बल्ब, एक 75 वाट 230 वोल्टेज का है, एक 125 वाट 230 वोल्ट का है, समांतर में जुड़े हैं। उनका पावर फैक्टर 0.8 है। यदि ये लगातार 8 घंटे प्रतिदिन 1 महीने तक चमकते हैं तो इनकी कितनी ऊर्जा की खपत होगी, ओके, खर्च होगी। तो पैरेलल्स में लगे हुए जितनी वाटें क्षमता के हैं उतनी वाट क्षमता ये ले लेंगे सप्लाई से। 230 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दोनों 230 लेंगे वोल्टेज, जिसके कारण एक 75 वाट और दूसरा 125 वाट पावर खपत करेगा। तो 75 और टोटल अपने पास पावर कितनी हो जाएगी, PT इज इक्वल टू 75 प्लस 125, तो ये हो जाएगा 200 वाट अपने पास। ओके, एंड अपने पास वैल्यू पहले ही एक्चुअल पावर या ट्रू पावर के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो पावर फैक्टर का कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। और 200 गुणा 8 तो ये आ जाएगा 1600। ओके, और 1 महीने तक चमकते हैं और महीना अपने इसके अंदर बताया नहीं। बे नॉर्मल वर्ष यानी कि नॉन लीप वर्ष जो रहता है उसका फरवरी मंथ है, या लीप वर्ष का फरवरी है, या जनवरी है, या मार्च है, इस प्रकार अपने को मंथ नहीं मिलता है इसके अंदर। तो नॉर्मली 30 डेज का मानेंगे और 16 3 48 48 और नॉर्मली 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 KW जाएगा जब अपने पास मंथ हो 23 डेज का। ओके, इसका सोल्यूशन आप भी करना, क्वेश्चन में तो मैच कर नहीं रहा है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलो कैलोरी कितने जूल के इक्वल होता है। इसके अंदर लिखो आप 1 किलो कैलोरीज, 1 कैलोरी और 1 जूल। 1 किलो कैलोरी 4187 जूल के इक्वल होता है। 1 कैलोरीज 4.2 जूल के इक्वल होता है एंड 1 जूल जो रहता है 0.24 कैलोरीज के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। डेल्टा सर्किट कनेक्शन में फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो ये पीछे क्वेश्चन आया था उसके मैंने अंदर करवा दिया मैंने। डेल्टा कनेक्शन के अंदर, डेल्टा कनेक्शन सर्किट में फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है एंड ऑप्शन नंबर अपने पास रहेगा डी। और इसके अंदर जो लाइन करंट होता है वो √3 फेज करंट के इक्वल होता है। ओके, एंड स्टार सर्किट में लिखें तो लाइन वोल्टेज √3 VPH के इक्वल होता है और धारा जो होती है लाइन करंट फेज करंट के तुल्य रहता है। ओके, कोई भी डाउट हो तो बताना, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम। जनरेटर में विद्युत धारा की प्रवाही दिशा किसके कैसे से परिभाषित किया गया है, करंट फ्लोइंग डायरेक्शन इन जनरेटर इज डिफाइंड बाय। तो जनरेटर के अंदर जो विद्युत प्रवाह की दिशा किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, डायरेक्शन इन जनरेटर बाय डिफाइंड। क्या किरचॉफ नियम पर कैद किया जाता है, बाएं हाथ के नियम या दाएं हाथ के नियम या लेंज लॉ के हिसाब से।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, अंगूठा जिसमें मोशन, उंगली फ्लक्स को, और ये उंगली मध्यम उंगली करंट को शो, मोशन फ्लक्स और ये करंट को शो करती है। परस्पर 90 डिग्री का एंगल रहता है इन दोनों के मध्य, जिस प्रकार 90 डिग्री एंगल इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल, और इन दोनों के मध्य भी 90 डिग्री का एंगल है अपने पास। ओके है। क्वेश्चन नंबर 31, केबल को मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करने में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एंड सी जो होती है ये नमी से बचाव करती है, बेडिंग मेटालिक शीट की प्रोडक्शन करती है। न्यूमेलिक सिस्टम का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसमें सिंगल फेज 3 तार का उपयोग नहीं किया जाता, या सिंगल फेज 4 तार का उपयोग नहीं किया जाता, या 3 फेज 3 तार का प्रयोग नहीं किया जाता, या 3 फेज 4 तार का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सिंगल फेज एंड 3 तार का उपयोग किया जाता है अपने 3 फेज 3 वायर ट्रांसमिशन में, 3 फेज 4 वायर ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और 3 फेज जो 4 तार होती है इसका यूज कहीं नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर अपने पास हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि इसका उपयोग नहीं करते अपने। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किसके बने होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर किसके बने होते हैं? तो ये चीनी मिट्टी के द्वारा बने रहते हैं। एल्बोनाइट जो रहता है, ये जो उपकरण अपने बनाते हैं इनकी बाहरी जो बॉडी होती है, बाहरी कवर बनाने के लिए जो यूज में लेते हैं, ये पोर्सलिन अपने पास एबोनाइट रहता है। लोहा कंडक्टिंग मटेरियल है, पीवीसी के द्वारा 1100 वोल्टेज तक की केबलों को निर्माण करते हैं, उनके ऊपर इंसुलेशन के लिए पीवीसी को उपयोग में लिया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, 4 पोल डीसी मशीन में इन ए 4 पोल डीसी मशीन, तो उसमें क्या होता है? चार ध्रुव चारों ध्रुव उत्तर पोल होते हैं,
एकांतर पोल उत्तर दक्षिण होते हैं, चारों ध्रुव दक्षिण होते हैं, दो दक्षिण ध्रुवों के बाद दो उत्तरी होते हैं। तो ये क्रमांगत या आसपास के पोल विपरीत पोलरिटी के होते हैं। ऐसे मान सकते हैं एक साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया। तो एकांतर में ये उत्तर दक्षिण रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्टरनेटिंग पोल आर नॉर्थ एंड साउथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 35। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में बाहरी परिपथ को विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से दिया जाता है? डीसी जनरेटर की बात हो रही है, तो इसमें कम्यूटेटर के द्वारा दिया जाता है, या स्लिप रिंग के द्वारा देते हैं, या कोई नहीं होता, या सॉलिड कनेक्शन के द्वारा देते हैं। तो डीसी जो जनरेटर होता है इसके अंदर कम्यूटेटर लगा रहता है। जो डीसी मशीन है, चाहे वो डीसी मशीन में जनरेटर माने या मोटर माने, तो इसका जो आर्मेचर होता है उसके अंदर हमेशा ही अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर उसको मैकेनिकल पावर देके अपने इलेक्ट्रिकल पावर ले रहे हैं तो अंदर अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा। कम्यूटेशन के द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा उसको डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। जब उसको डीसी देंगे तो अंदर जाएगा, उस टाइम कम्यूटेटर के द्वारा एसी करंट में भेजा जाता है। एंड ये प्रक्रिया होती है कम्यूटेटर के द्वारा। स्लिप रिंग जो रहती है ये अपने अल्टरनेटर में यूज में लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको स्थापित करते हैं आर्मेचर पर, और आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं स्टेटर के ऊपर। इसमें स्टेटर वाइंडिंग पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसके कारण हाई पावर प्रोड्यूस होती है आर्मेचर वाइंडिंग में। हाई पावर को एक तो सॉलिड कनेक्शन के द्वारा आउटपुट में लेंगे, और साथ में लो वोल्टेज देते हैं एक्साइटेशन के लिए 250 वोल्टेज डीसी शंट जनरेटर के द्वारा। तो वो लो वोल्टेज होती है वो स्लिप रिंग के माध्यम से फील्ड वाइंडिंग को अप्लाई कर दी जाती है, जिसके कारण कम कॉपर लॉस होते हैं, कम फ्रैक्शन होता है। इसीलिए अपने पास जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर में, वो फील्ड पर स्थापित, आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड पर स्टेटर पर स्थापित करते हैं। एंड स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग कहें तो आर्मेचर के ऊपर। ओके। नॉर्मली देखें तो अगर आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पर है तो स्टार कनेक्शन में 4 स्लिप रिंग एंड डेल्टा में 3 स्लिप रिंग की जरूरत होती है। फील्ड वाइंडिंग अपने आपको पूछे तो किस डायरेक्ट सप्लाई किससे लेते हैं, तो वो सॉलिड कनेक्शन के द्वारा लेते हैं अल्टरनेटर में। क्वेश्चन नंबर 36। कम्यूटेटर ब्रश आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? द मटेरियल्स ऑफ कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, कम्यूटेटर ब्रश किसके बने होते हैं? तो ये कार्बन के बने रहते हैं, आयरन के नहीं होंगे, माइका के नहीं होंगे, और कॉपर का भी नहीं होगा। कॉपर के होते हैं, प्लस कॉपर प्लस ग्रेफाइट के रहते हैं। तो ये ब्रश के बारे में आप लिखो थोड़ा। तो सबसे पहले अपने पास रहता है कार्बन, दूसरा रहता है इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, थर्ड रहता है अपने पास सॉफ्ट ग्रेफाइट, एंड अपने पास रहता है मेटल ग्रेफाइट। कार्बन जो रहता है इसके अंदर करंट डेंसिटी रहती है 5.5 से लेकर 6.5 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर के हिसाब से। करंट डेंसिटी की वैल्यू रहती है प्रति सेमी स्क्वायर के अंदर 5.5 से लेकर 6.5 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकता है। इलेक्ट्रो जो अपने पास ग्रेफाइट होता है इसके अंदर 8.5 से लेकर 9.0 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर के हिसाब से करंट फ्लो करवाता है। सॉफ्ट ग्रेफाइट 9.0 से लेकर 9.5 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर, एंड मेटल ग्रेफाइट 15 से लेकर 16 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर के हिसाब से करंट प्रोवाइड करवा सकता है। वीडियो पॉज करके लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट डाटा है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ओके। तो अब अपने पास ब्रश हो जाएगा नॉर्मली कार्बन का। कार्बन के फायदे भी रहते हैं, एंटी शियर मटेरियल होता है, एंड सेल्फ लुब्रिकेशन का वर्क करता है। ओके। जैसे जैसे गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कमी आएगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो इसके अंदर एक हार्स पावर डायरेक्टली पूछा है,
746 वाट होता है, और 746 ये अपने पास ब्रिटिश में रहता है। 735.5 होगा तो वो मेट्रिक प्रणाली के अंदर होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, डीसी सीरीज मोटर अगर आर्मेचर प्रवाह 50% कम हो जाए तो मोटर का टॉर्क कितना होगा? डीसी सीरीज मोटर इफ आर्मेचर करंट रिड्यूस बाय 50 द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बिकम। तो इसके अंदर देखें तो क्या, जो डीसी सीरीज मोटर है इसमें टॉर्क जो रहता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जब तक फील्ड वाइंडिंग नॉट सेचुरेशन यानी कि सेचुरेशन कंडीशन में ना हो। और सेचुरेशन जैसे ही हो जाता है तो जो टॉर्क होता है वो समानुपाती हो जाएगा आर्मेचर धारा के। एंड इसके अंदर अपने को आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग को सेचुरेशन है या नहीं है वो अपने को नहीं बताया है, तो अपने इसको डायरेक्टली आर्मेचर प्रवाह आर्मेचर करंट 50% कम कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका स्क्वायर्स करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इसके अंदर टॉर्क कितना हो जाएगा? 25% रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। अगर इसके अंदर कह देता कि फील्ड वाइंडिंग सैचुरेशन कंडीशन में है, उस टाइम आर्मेचर करंट 50% कम होता तो टॉर्क अपने पास 50% रह जाता। अब अपने नॉन सैचुरेशन कंडीशन के अंदर माना है तो 25% टॉर्क रह जाता है अपने पास। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, 3 फेज 415 वोल्टेज 60 हर्ट्ज पूर्ण लहर निर्दिष्ट करेगी। लहर आवृत्ति क्या होगी? द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 60 हर्ट्ज विल बी फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो इसके अंदर हाफ वेव में पूछे अपने पास, हाफ वेव वो भी सिंगल फेज में और 3 फेज में, और अपने पास फुल वेव हो सेंटर टैप, सेंटर एंड ब्रिज के अंदर, तो वो भी सिंगल फेज में एंड 3 फेज में। तो सिंगल फेज में इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगा, 1 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी। ओके। 3 फेज में रहेगा 3 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी। ओके। सिंगल फेज में 2 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी, और 3 फेज में 6 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी। ओके। तो अपने पास फुल वेव को पूछ रहा है एंड 3 फेज है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 छिकमे को 36, तो ये हो जाएगा 360 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी। एंड 3 फेज हाफ वेव में होता तो अपने पास 3 गुना होता तो 180 हर्ट्ज होता। अगर सिंगल फेज में हाफ वेव है तो 60 हर्ट्ज, एंड सेंटर एंड ब्रिज के अंदर सिंगल फेज है तो 120 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहती है अपनी। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, एक पूर्ण तरह से चार्ज हुई लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है? तो स्पेसिफाइड ग्रेविटी की बात करें तो ये डिस्चार्ज कंडीशन में होगी तो कितना होगा, और हाफ चार्ज होगी तो क्या रहेगा, और फुल चार्ज होगी तो क्या होगा? डिस्चार्ज के अंदर बात करें तो 1.110 से लेकर 1.130 के मध्य, एंड हाफ चार्ज के अंदर 1.210 से लेकर 1.230 के मध्य रहेगी स्पेसिफाइड ग्रेविटी, एंड फुल चार्ज के अंदर 1.280 से लेकर 1.300 तक रहेगी। ऑप्शन नंबर फुल चार्ज का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास ए। हर जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है, लेकिन आप ये जो डेटा बताया है ये एक्चुअल डेटा है, इसी हिसाब से क्वेश्चन करना। अब मैक्सिमम अपने को 1.25 ही मिला है, 1.25 एंड 1.35, इतना ज़्यादा तो नहीं होता स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ऑप्शन नंबर ए चूज किया आपने। एंड आज के दिन में अपने पूरे 20 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी छोटा है, छोटा होने का रीज़न है क्वेश्चन सरल हैं, पीछे इसरो के पेपर करवाए हैं, मैच करने वाले क्वेश्चन पेपर है, तो इसीलिए जल्दी कर ली। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, एंड अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कीजिए, एंड खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के पास। ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके।